यार गेट लगा दे बेटा यार। आज हम लोग एक थ्योरी का चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है टाइप ऑफ फाइनेंसिंग। क्या नाम है? अब एक क्वेश्चन जो थ्योरी का आता है, पहले जब इको थी साथ में तब भी आता था, अब एसएम है तब भी आएगा, ठीक है। तो जो इको के समय पे था तो ये पैटर्न ही था कि एक थ्योरी देनी है। अब अभी क्योंकि एसएम पूरी ही थ्योरी है, क्योंकि उधर भी एक पैटर्न था कि इको में एक प्रैक्टिकल देना ही देना है, नेशनल इनकम और इनकम डिटर्मिनेशन में। तो वहाँ एक पूरी थ्योरी में एक प्रैक्टिकल, यहाँ पूरे प्रैक्टिकल में एक थ्योरी। अब क्योंकि वहाँ पूरी थ्योरी हो गई है तो यहाँ से थ्योरी देते हैं कि नहीं देते वो तुम्हारा पेपर देख के ही पता चलेगा, बट फिर भी प्रिपेयर तो हमें रहना है। अब जो उस समय भी मैंने थ्योरी करवाता था तो वो बस वही मेरा तो सिंपल फंडा रहता है कि प्रैक्टिकल से अच्छा कुछ भी नहीं होता मार्क्स लाने के लिए। तो ये तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी वाला केस है कि कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया कि बिल्कुल ही आरा टेढ़ा बिल्कुल नहीं बैठ रहा है तो फिर इसको अटेंड करना, अदरवाइज लेना मत। अपन ने हर चैप्टर में थोड़ी थोड़ी थ्योरी तो पढ़ी है, लिवरेज में भी पढ़ी है, ठीक है, डिविडेंड पॉलिसी में भी पढ़ी है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल में भी पहले 10 पेज पूरे थ्योरी के थे, कितने तरह की वर्किंग कैपिटल होती है ये सब। फिर बाद में भी वर्किंग कैपिटल में बहुत सारी थ्योरी आई थी, रिसीवेबल के मेथड्स, फैक्टरिंग, ये वो फलाना डिमकड़ा, उसमें भी थोड़ी थ्योरी पढ़ी है। तो उन चैप्टरों से भी थ्योरी आ सकती है, तो ज़रूरी नहीं है ये चैप्टर थ्योरी का है तो इसी में से थ्योरी है, इसमें से भी आएगी, इसमें से तो आनी ही चाहिए, इसमें प्रैक्टिकल है ही नहीं, उधर से भी आ सकती है। लेकिन एक क्वेश्चन जो थ्योरी का आता है, अगर उन्होंने उस पैटर्न को तुम्हारे सामने चेंज कर दिया और 5-6 जो क्वेश्चन देते हैं वो पूरे ही प्रैक्टिकल दे दिए तो फिर वो सोने पे सुहागा हो जाएगा, फिर हमें चॉइस भी मिल जाएगी, किसी भी एक चैप्टर में से हम गंदा क्वेश्चन हटा सकते हैं। शुरू करते हैं। अब चैप्टर का नाम है टाइप ऑफ फाइनेंसिंग। सब तरह के फाइनेंसिंग के सोर्स डिस्कस करेगा। इसको शर्म भी नहीं आती है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर भी अभी तक पढ़ा रहा है। तो पहले तो ये जो 4 मेन सोर्स है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर और रिटेन अर्निंग, ये भी पहले अभी पढ़ा रहा है, ठीक है। अब फिर कुछ और सोर्सेज जो आजकल तुम लोग देखते होंगे, क्राउड फंडिंग, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, है ना, एंजल इन्वेस्टर्स, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। फिर बहुत सारे तरह के बॉन्ड होते हैं जो हम बाहर इशू करते हैं, बाहर की कंपनियां यहाँ इशू करती है, वो फिर भी थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, बढ़िया है, नए हैं, लेकिन अब इनको तो बिल्कुल उड़ा देना, ठीक है। अब सबसे पहले बताया गया है भैया कि आपको फाइनेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है लॉन्ग टर्म बेसिस पे, जब आप 5 से 10 साल तक चुकाओगे उस पैसे को, क्योंकि आपको पैसे आने में भी टाइम लगेगा। अंडर 5 ईयर चुका दोगे तो मीडियम, और 1 साल के अंदर अंदर चुका दोगे तो शॉर्ट टर्म। ये वर्किंग कैपिटल की नीड को दिखाता है, इसमें से क्वेश्चन नहीं बनेगा, हटा दो। अब फिर ये सोर्सेस के अंदर सबसे पहले शुरू करेगा कहाँ से, ये पहले लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म वापस खा रहा है, और उसके बाद लॉन्ग टर्म में सबसे पहले शुरू करेगा कहाँ से, इक्विटी शेयर से। कहाँ से शुरू करेगा? इक्विटी शेयर। अब इक्विटी शेयर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक 2-3-4 याद रख लो, कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज वो भी दे रखे वो भी याद रख लो। पहले तो तुमसे ही पूछ लूँ मैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं भाई इक्विटी शेयर्स के? एक तो ये परमानेंट कैपिटल है, एक बार इशू कर दिया, कंपनी को वापस नहीं चुकाना। आपको आपका पैसा इन्वेस्टर से मिल जाएगा शेयर मार्केट में बेचकर, लेकिन कंपनी को दोबारा चुकाने की ऑब्लिगेशन, डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं है, ठीक है। ये पैसा हमेशा आपकी कैपिटल में लगा रहेगा, तो आप इस पैसे को हमेशा यूज कर पाओगे, चुकाने का कोई टेंशन नहीं। ओनरशिप डाइल्यूट होती है, ओनरशिप डाइल्यूट होती है, वोटिंग राइट भी डाइल्यूट होते हैं। जितनी बार इक्विटी शेयर इशू करोगे उतनी बार वोटिंग राइट डाइल्यूट और उतनी बार ईपीएस भी डाइल्यूट होगा, आपका अर्निंग पर शेयर भी क्या होगा, डाइल्यूट होगा। जैसे अगर आज मैंने इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं और आपका अर्निंग पर शेयर 10 रुपये है, और मैं नए इक्विटी शेयर और इशू करूंगा तो अब आपका अर्निंग पर शेयर 10 नहीं रहेगा, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि नए शेयर्स आएंगे तो नीचे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, अर्निंग भी बढ़ेगी, नंबर ऑफ शेयर भी बढ़ेंगे, तो आपका ईपीएस या तो बढ़ सकता है, कम हो सकता है, लेकिन सेम तो नहीं रहेगा। बढ़ेगा कब? जब उनके आने से अर्निंग ज़्यादा बढ़े और नंबर ऑफ शेयर कम बढ़े। उनके आने से अर्निंग तो ज़्यादा बढ़े और नंबर ऑफ शेयर कम बढ़े। ये सब हम लोग AS20 में, ईपीएस वाले AS में पढ़ते हैं, डाइल्यूटेड ईपीएस के, ईपीएस कब डाइल्यूट होता है, ठीक है, इक्विटी शेयर्स के आने से, ठीक है। तो ये कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, थोड़े बहुत याद रख लो। परमानेंट कैपिटल टिक कर लो, रिस्क टिक कर लो, डिविडेंड बाद में मिलता है टिक कर लो, और वाइंडिंग अप पे ही पैसा देना है टिक कर लो, बस। अब आ जाओ इसके फ़ायदे और नुकसान पे। उधर से ही एक फ़ायदा तो निकल के आ गया कि ये परमानेंट सोर्स है। क्या है ये? इस पैसे का आपको कभी भी रिडम्पशन नहीं करना, ठीक है। तो वंस इक्विटी शेयर हैज़ बीन इशूड,
It can be traded and sold in open market, but company is not bound to repay that amount until or unless in the event of winding up. Second, ये कंपनी का फाइनेंशियल बेस बढ़ाता है, क्योंकि आपको बोरोइंग नहीं करनी पड़ेगी, आपके पास पैसा भी आ जाएगा और उससे आपका फाइनेंशियल बेस बढ़ेगा। ये इतनी बाउले जैसी चीज़ है, फाइनेंशियल बेस तो हर चीज़ से ही बढ़ता है। आप डेब्ट से भी पैसा लाओ तो फाइनेंशियल बेस बढ़ेगा, आप प्रेफरेंस शेयर से लाओ तो भी फाइनेंशियल बेस बढ़ेगा। ये करी फाइनेंशियल बेस बढ़ाने के लिए ला रहा हूँ, पैसा बाहर से क्यों ला रहा हूँ मैं, फाइनेंशियल बेस बढ़ाना है तभी तो ला रहा हूँ, ठीक है। और ये एक अच्छा पॉइंट है कि ऑब्लाइज नहीं हो आपको कि डिविडेंड आपको हमेशा देना पड़ेगा, प्रॉफिट हो तो दो, नहीं तो मत दो। बस ये 3 पॉइंट याद रखना। डिसएडवांटेज देखो, पहला तो इन्वेस्टर के हिसाब से देखा जाए तो ये रिस्की है, क्योंकि आपको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलेगा। और ये टिक करो, नए शेयर इशू करने से आपका ईपीएस कम हो जाता है अभी वाला, अनलेस प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो। प्रॉफिट इंक्रीज हो रही तो अलग बात है, तो इसको बोलते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस, कि आपके ईपीएस को डाइल्यूट कर देगा। दूसरी चीज़ों में ऐसा नहीं होगा, प्रेफरेंस शेयर इशू करने से नहीं होगा, डिवेंचर इशू करने से नहीं होगा। उल्टा, और प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर इशू करने से तो हमें लिवरेज इफेक्ट मिलेगा, फाइनेंशियल लिवरेज का इफेक्ट मिलेगा, और उल्टा हमारा ईपीएस बढ़ जाएगा। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फायदा मिलेगा। किसका फायदा मिलेगा? अगर मैं डेब्ट ज़्यादा इशू करूंगा तो उससे इक्विटी वालों का ईपीएस और बढ़ेगा, और इक्विटी इशू करने से इनका एग्जिस्टिंग वालों का ईपीएस भी कम हो जाएगा और एग्जिस्टिंग वालों का वोटिंग राइट भी कम हो जाएगा। तो दोनों तरफ से धक्का पड़ता है। इसीलिए पुराने वाले इक्विटी शेयर होल्डर्स कभी नहीं चाहेंगे कि और नए इक्विटी शेयर आप इशू करो, फिर भी कंपनी करती है, पैसे की ज़रूरत होती है। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ, अगर हम लोग इस कोचिंग में 4 पार्टनर है, अब हमें फ़ंड की ज़रूरत है, तो हम चारों ये चाहेंगे कि अब उस फंड के लिए हम एक पार्टनर और बना लें। हम पहले कोशिश क्या करेंगे कि पैसे हम लोग लोन से या कहीं और से लेकर आ जाए, पार्टनरशिप ना बढ़ाए, क्योंकि अभी 4 है तो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आती है, 5 हो जाएंगे और आएगी। हर चीज़ का डिसीजन फिर एक से पूछ कर लेना पड़ेगा। तो सेम जो चीज़ एक इंडिविजुअल पार्टनरशिप पे लागू होती है वही कंपनी पे भी लागू होती है। कोई भी अपना कंट्रोल डाइल्यूट करना नहीं चाहता। इनफैक्ट मैं तो अक्सर बोलता हूँ कि जब बड़े हो, बिजनेस वगैरह भी करो, तो उस समय पे हमेशा कभी कोई ऐसी डील आ जाए जहाँ पे कोई आपको पैसे देकर ओनरशिप मांग रहा हो, तो 50 बार उसको इवेल्युएट करना और फिर ही उसे हाँ भरना। मतलब अच्छे से इवेल्युएट करके 100 में से 99% चांस तो ये है कि आप इवेल्युएट अगर ढंग से करोगे तो डिसीजन ना में निकलेगा। आप उसे ये बोलोगे कि तू पैसे दे दे, मैं तेरे को फिक्स बेसिस पे शेयर दे दूंगा, भले वो अच्छा दूंगा मार्केट से, बट मैं ओनरशिप नहीं दूंगा, ठीक है। तो ओनरशिप कभी भी ऐसे बांटनी नहीं चाहिए कि बस ओनरशिप दे दी। तो 3 फायदे रिस्की है, ईपीएस कम कर देगा, मतलब ईपीएस डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है, और न्यू शेयर से आपका वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की ओनरशिप या कंट्रोल भी चला जाएगा। कंट्रोल भी कम कर देगा, ईपीएस भी कम कर देगा। ये इसके कुछ नुकसान है। अब आओ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर बचपन से पढ़ रहे हो, इसमें 2 प्रेफरेंशियल राइट मिलते हैं। भाई ये सब बस है इसलिए पढ़ा रहा हूँ, सब पढ़ रखी है तुमने ये सब चीज़ें, ठीक है। नई चीज़ आएंगी अभी, मेन जो नई चीज़ है उस पर फोकस करेंगे। प्रेफरेंस शेयर जिनको 2 प्रेफरेंशियल राइट मिलते हैं, एक तो इनको प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी पहले मिलेगा और वाइंडिंग अप पे इनका रीपेमेंट भी पहले होगा। ये भी लॉन्ग टर्म है, ठीक है। इसमें डिविडेंड नॉर्मली क्यूमुलेटिव होता है। क्यूमुलेटिव समझते हो ना क्या होता है? क्यूमुलेटिव शेयर समझते हो क्या होता है? क्यूमुलेट होके मिलेगा। इस साल क्यों नहीं मिला? लॉस हो गया। अगर किसी साल में लॉस हो गया, डिविडेंड नहीं मिला, तो अगले साल क्यूमुलेट होके मिलेगा। लेकिन इसके लिए कौन से शेयर खरीदने पड़ेंगे? अब उसमें टाइप्स भी होते हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, एक और था कुछ, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, ठीक है, हो गया वो तो, ठीक है। तो ये सब टाइप्स थे, वो टाइप भी इसने बता रखे हैं, शर्म ही नहीं आती बिल्कुल। चलो, लॉन्ग टर्म फंड है, क्यूमुलेटिव होते हैं, इनको रेट नॉर्मली ज़्यादा मिलता है डिवेंचर के मुकाबले। प्रेफरेंस, ये मैंने पहले भी बताया था तुम्हें, प्रेफरेंस शेयर का रेट डिवेंचर के रेट से कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इक्विटी का तो कोई रेट होता ही नहीं है, जो प्रॉफिट होगा बाद में मिलेगा, रेट बाद में डिसाइड होगा। लेकिन इनका जो रेट होता है वो डिवेंचर से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो प्रेफरेंस शेयर में 2 फायदे मिलते हैं, एक तो डिवेंचर से रेट ज़्यादा होता है, दूसरा कुछ चीज़ों पे वोटिंग राइट्स भी मिलते हैं। अपन ने कंपनी लॉ में पढ़ा, जब उनके राइट इफेक्ट हो रहे होंगे, वाइंडिंग अप का रिजोल्यूशन होगा,
और अगर 2 साल, क्या बात है, अभी तक याद है तुम लोगों को, ठीक है। तो 2 साल तक अगर आपने डिविडेंड नहीं दिया उनको, तो उनको फिर वोटिंग राइट मिलेंगे। ये सब चीज़ें प्रेफरेंस शेयर के लिए एक तरीके से सोने पे सुहागे का काम करती है। डिवेंचर में ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलती है, तो वहाँ से ब्याज लो, खुश रहो, यहाँ ब्याज के साथ दूसरे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो अच्छे माने जाते हैं कंपैरेटिवली। हाइब्रिड फॉर्म है, इसमें इक्विटी के भी फीचर्स है और डेब्ट के भी है। कन्वर्टेबल वाले लोगे तो ये एक टाइम बाद इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स इसके याद रखना, ये सारे लिखे हुए हैं, थोड़ा रहम करा है कि एक एक लाइन में ही समझा दिया। क्यूमुलेटिव, जिसमें डिविडेंड अरियर्स इकट्ठा होता जाएगा। नॉन क्यूमुलेटिव ऐसा राइट रिडीमेबल, एक टाइम के बाद रिडम्पशन हो जाएगा। पार्टिसिपेटिंग, आपको एक्स्ट्रा शेयर्स में भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेट करने को मिलेगा। पार्टिसिपेटिंग में क्या होता है कि अगर आपका 12% डिविडेंड है तो आपको पहले 12 मिल जाएगा। अब मान लो एजीएम हुई, नहीं जो बचेगा नहीं, एजीएम हुई और एजीएम में इक्विटी शेयर को डिविडेंड डिक्लेयर हुआ 18%, तो जो प्रॉफिट था उसमें से आपको 12 भी मिल गया और उनको 18 भी मिल गया। तो अब उसके बाद जो बचेगा उसमें आप भी थोड़ा पार्टिसिपेट कर सकते हो। वो पार्टिसिपेटिंग का रेट कितना होगा, 2%, 1%, 3%, 5%, वो पहले से टर्म ऑफ इशू में लिखा हुआ होगा कि आपको कितना % और पार्टिसिपेट करने को मिलेगा। ये पार्टिसिपेटिंग होते हैं। इसके फायदे क्या है? पहला, ये ईपीएस को डाइल्यूट नहीं करेगा। आप है ना सिर्फ फायदे और नुकसान याद रखना, फीचर तो उसमें से ही बना लेना। फिर अगर कभी भूले भसड़े ये क्वेश्चन आ जाता है तो ठीक है, 99.99% तो नहीं देगा वो, दे दे तो हमारे लिए तो बहुत बढ़िया है, दे दे तो ठीक है। हाँ तो बहुत बढ़िया है, मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया है तो बहुत बढ़िया है, ये सब आएगा तो इसमें कौन नहीं लिखेगा, ठीक है। ईपीएस डाइल्यूट नहीं होगा तो है ही नक्टा। ईपीएस डाइल्यूट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप इनको जो डिविडेंड देते हो फिक्स रेट से देते हो, जो पहले दे रहे थे अभी भी वही रेट से देते रहोगे। तो अगर आपको इनके आने की वजह से फाइनेंशियल बेस बढ़ेगा और वो पैसा आप कहीं लगाओगे तो उससे आपका अर्निंग बढ़ेगा। अब वो अर्निंग में से इनको एक्स्ट्रा कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, इनको तो वही रेट से दोगे जो रेट से पहले दे रहे थे। तो आपका एग्जिस्टिंग वालों का ईपीएस डाइल्यूट, हाँ लेकिन इसमें ईपीएस डाइल्यूट हो सकता है अगर उनके आने की वजह से अर्निंग नहीं बढ़ी और उनको फिक्स रेट से डिविडेंड देना पड़ा। लेकिन वो चीज तो इंटरेस्ट में भी है। अगर आपने डेप से पैसा उठाया और उनके डेप के पैसे उठाने से आपने अपनी फाइनेंसिंग नहीं बढ़ाई। आज मुझे कोई लोग ये कहता है कि भाई तेरे बिजनेस में 20 लाख रुपए लगा दे, फिर जो भी आए उसमें मेरे को भी शेयर देना या मेरे को इंटरेस्ट देना 20 लाख पे, ठीक है। तो मैं बोलूँगा मैं तेरे 20 लाख रुपए लगाकर कोई गारंटी नहीं है मेरा बिजनेस बढ़ ही जाए। मेरी दुकान थोड़ी है कि मैं 20 लाख का माल डला दूंगा, माल बिक जाएगा तो उसमें से तेरे को भी दे दूंगा। मेरा बिजनेस तो अलग तरह का बिजनेस है, ये फाइनेंस पे कम चलता है, स्किल पे ज़्यादा चलता है, ठीक है। हाँ अगर मैं तेरे 20 लाख रुपए पूरे एडवर्टीजमेंट में भी लगा दूँ कि पूरे जगह पे बैनर वैनर लगा लोगों के, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि एकदम से बिल्कुल बिजनेस बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरे बीच में पॉजिटिव कॉरेलेशन हर चीज़ का मैं बिठा नहीं सकता कि कितना बैठेगा, क्योंकि फाइनेंस से कुछ ज़्यादा निर्भर करता नहीं है काम, अलग तरह का काम है। तो मैं तेरे से पैसे ले लूँ और पता चले कोई ईपीएस ना बढ़े, ठीक है, और तेरे को इंटरेस्ट भी देना पड़ जाए तो मेरा एग्जिस्टिंग ईपीएस खत्म हो जाएगा। वो मैं तेरे को पैसे दूंगा ब्याज के तो मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कम हो जाएगा। तो ये ईपीएस डाइल्यूट होने वाली चीज तो हर जगह लगती है, लेकिन यूजुअली ये सबसे ज्यादा इक्विटी शेयर में लगती है कि अगर आप इक्विटी शेयर इशू करोगे तो ईपीएस डाइल्यूट होगा ही होगा। बाकियों में हो या ना हो ये डिपेंड करेगा आपकी अर्निंग कैपेसिटी पे, समझ रहे हो बराबर। और यूजुअली आप कहीं से पैसा लाते हो तो फिर उससे बढ़ाने की सोचते हो। जैसे मेरे केस में मुझे पता नहीं है बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा तो मैं लेता भी नहीं हूँ, क्यों लूँ बाहर से पैसा, ठीक है। पॉज कर इसे बेटा, चार्जर लिया अंदर से, तू ही कर देना पटेल, छोटी सी जिंदगी है। चलो तो डाइल्यूशन नहीं होगा इसमें, पहला फायदा। लिवरेज इफेक्ट का बेनिफिट मिलेगा, दूसरा फायदा। लिवरेज इफेक्ट मतलब हम प्रेफरेंस शेयर से पैसा लेकर आएंगे और पैसे को कहीं लगाएंगे और उन बेचारों को फिक्स रेट से पैसा दे देंगे और बचा हुआ सारा पैसा इक्विटी को मिल जाएगा। तो ये हो गया आपको लिवरेज इफेक्ट, बेनिफिट मिला उनको कि उनके पैसों से कमाई करके उनको फिक्स रेट में एक चवन्नी पकड़ा देंगे और बाकी के जो पैसे बचेंगे वो कौन ले लेगा? इक्विटी वाला। टेक ओवर का कोई रिस्क नहीं है क्योंकि प्रेफरेंस होल्डर को वोटिंग राइट मिलते नहीं, मिलते हैं लेकिन लिमिटेड मिलते हैं, हर जगह नहीं मिलते। और इनका डिविडेंड फिक्स्ड है तो इनको देने के बाद जो बचेगा सब अपना है। ये इतने पॉइंट याद रखना तुम, ठीक है। डिसएडवांटेज देखो, ठीक है, कि इनको डिविडेंड जो है वो टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता, इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल होता है,
ठीक है। कई बार ये क्यूमुलेटिव नेचर के होते हैं, तो लॉस के केस में भी इनको डिविडेंड देना पड़ता है, भले अगले साल देना पड़े लेकिन देना तो पड़ेगा, तो ये नुकसान हुआ। ठीक है, तो ये कुछ फायदे और कुछ नुकसान। रिटेन अर्निंग का क्या फायदा क्या नुकसान, जितना भी आपने अर्निंग इतने सालों में बचा रखी थी उसी को आप अपने आने वाले प्रोजेक्ट में यूज कर लो तो वो रिटेन अर्निंग बन जाती है। और चौथे नंबर पे आते हैं डिबेंचर। अभी जो शेयर्स में पढ़ाया है इक्विटी में और प्रेफरेंस में मिक्स करके कुछ नए पॉइंट ऐड कर दो। अब इसमें इसके पॉइंट देखो, एक तो इसमें जो डिविडेंड है वो फिक्स रेट से मिलता है, अरे इंटरेस्ट फिक्स रेट से मिलता है, इसका टैक्स डिडक्टेबल होता है। इसमें जो इंटरेस्ट की रेट होती है वो प्रेफरेंस शेयर से कम होती है, इसमें वोटिंग राइट नहीं मिलता है, इसमें भी डाइल्यूटेड ईपीएस होता है क्योंकि आप डिबेंचर से जो पैसा लाते हो उससे आपकी अर्निंग बढ़ती है और वो अर्निंग से आपका ईपीएस बढ़ता है। समझिए बराबर। तो इस तरह के कुछ फायदे आपको याद रखने। ठीक है, फायदे नुकसान है इसमें, ये रहे, ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज। बीच में कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल दे रखे हैं, तो याद ही आपको जो एक टाइम के बाद इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे वो कन्वर्टेबल, जो नहीं होंगे वो नॉन कन्वर्टेबल। ठीक है, फायदे नुकसान देख लो। एक तो इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है क्योंकि जब आप इक्विटी शेयर इशू करोगे तो उनको प्रॉफिट में ही हिस्सा दे दोगे। प्रेफरेंस शेयर में भी डिविडेंड की रेट कंपैरेटिवली अच्छी होती है, सबसे सस्ते डिवेंचर ही होते हैं। ठीक है, और अगला ये टैक्स डिडक्टेबल भी होते हैं, फिर इससे डाइल्यूशन नहीं होता है, फिर जब प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हो तो डिवेंचर इशू करना चाहिए हमें, क्योंकि जब लगातार प्राइसेस बढ़ रहे हैं, महंगाई का चरण सीमा ज़्यादा है, रिटर्न इतना नहीं मिलेगा, उस समय डिवेंचर से पैसा उठाना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड है और नॉर्मली उस समय इंटरेस्ट का रेट भी कम रहेगा। जब एकदम ज़्यादा महंगाई रहेगी ना उस समय इंटरेस्ट का रेट कंपैरेटिवली कम रहेगा, तो इधर कम देना पड़ेगा, ज़्यादा आएगा नहीं तो ज़्यादा दे भी नहीं सकते, तो इनको कम देकर आप बना सकते हो, मतलब आप अपना काम चला सकते हो। ठीक है, उस समय में ये बहुत एडवांटेजियस होता है। इसके थोड़े डिसएडवांटेज देखो, इंटरेस्ट और रीपेमेंट प्रिंसिपल दोनों का करना, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों का रीपेमेंट करना पड़ेगा। इक्विटी शेयर में सिर्फ डिविडेंड देना है लेकिन मेन अमाउंट वापस, तनीषा सुन ले इधर, मेन अमाउंट वापस नहीं देना। फिर प्रोटेक्टिव कन्वीनियंस एसोसिएटेड, इट मे बी रिस्ट्रिक्टिव, मतलब इसके साथ कुछ प्रोटेक्टिव कन्वीनियंस एसोसिएट होते हैं, जैसे ट्रस्टी अपॉइंट करने पड़ते हैं, तो वो हर चीज़ में दखल अंदाजी करते हैं। इक्विटी शेयर का पैसा क्या फ्री आता है, उसको जहाँ लगाना हो लगाओ। डिवेंचर का पैसा फ्री नहीं आता, इसके साथ इसके रखवाले भी आते हैं और वो रखवाले हर चीज़ में चूचा करते हैं, और जिन लोगों को चूचा पसंद नहीं है वो डिवेंचर इशू नहीं करते। जैसे जो कंपनी अपनी मनमर्जी की मालिक होती है वो ये सोचती है कि भाई मैंने एक बार पैसा उठा लिया, तुम एक साल बाद मिलना जब रिटर्न देने का बारी आए, बीच में मेरे को मत सिखाओ कि बिजनेस कैसे करना है, कहाँ लगाना चाहिए कहाँ नहीं लगाना चाहिए, मैं पहले स्टडी करके बैठा हूँ। इस तरह के लोग कभी भी डिवेंचर इशू नहीं करते, क्योंकि ट्रस्टी हर चीज़ में बोलेगा, हर चीज़ का उसको जवाब दो। तो क्या होता है कि बॉस को अपने ऊपर बॉस पसंद नहीं होते, ठीक है, तो वो फिर नहीं करते डिवेंचर इशू, रिस्ट्रिक्टिव बन जाते हैं उस केस में वो। ठीक है, इसके साथ फाइनेंशियल रिस्क तो एसोसिएट होती है, अगर आपका वेंचर नहीं चला तो इंटरेस्ट तो तब भी फिक्स रेट से देना ही पड़ेगा, और मैच्योरिटी भी आपको फिक्स टाइम पे करनी ही पड़ेगी। ये कुछ नुकसान है, एकदम इजीली लर्न होने वाले पॉइंट है, बिल्कुल इजीली। ठीक है, घर जाके एक काम करना, एक पेपर के ऊपर सब लिख देना एक साथ, एक पेपर पे बस ये जितनी भी चीज़ें, और वो चिपका देना और ये सब काट देना जो भी लिखा हुआ है। ठीक है, मुद्दे की चीज़ क्या क्या, टैक्स डिडक्टेबल वाली बात, ईपीएस वाली बात, डाइल्यूटेड ईपीएस वाली बात, कंट्रोल वाली बात, रीपेमेंट वाली बात, जो कॉमन पॉइंट है कॉमन पॉइंट यहाँ लिखना, फिर यहाँ लिखना इक्विटी, यहाँ लिखना प्रेफरेंस, यहाँ लिखना डिवेंचर, यहाँ लिखना रिटेन अर्निंग। तो सारे कॉमन पॉइंट में बस टिक टिक करते जाना, यहाँ है यहाँ नहीं है, यहाँ है यहाँ नहीं है, यहाँ है यहाँ नहीं, कर लोगे। टैक्स डिडक्टेबल प्रेफरेंस डिविडेंड में नो, इक्विटी शेयर में नो, रिटेन अर्निंग में नो, इंटरेस्ट में यस, रीपेमेंट प्रेफरेंस शेयर में यस, इक्विटी शेयर में नो, डिवेंचर में यस, रिटेन अर्निंग में नो। रिटेन अर्निंग में तो कुछ है ही नहीं, तो अलग ही चीज़ है, कर लोगे। ये बना देना एक, और वो पेपर यहाँ पे चिपका देना। ठीक है, अब यहाँ से ये चैप्टर शुरू होता है बॉन्ड से, थोड़ी बॉन्ड की चर्चा करेंगे, थोड़ी वेंचर कैपिटल की, लीज फाइनेंसिंग की, अलग अलग चैप्टर का नाम ही टाइप ऑफ फाइनेंसिंग है, कहाँ कहाँ से पैसा उठा सकते हो इसकी बात करेंगे, कहाँ कहाँ से पैसा उठा सकते हो, टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। ठीक है भाई चुन्नू,
शुरू करें। अब बॉन्ड पहले दे रखे हैं, दो तरीके के बॉन्ड होते हैं, कॉलेबल बॉन्ड और पुटेबल बॉन्ड। पहले आपने अगर पहले बचपन में बिजनेस में कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन सुना है क्या? क्या होता है कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन? कॉल से क्या समझते हो तुम, कॉल और पुट? चलो सीए फाइनल में बहुत ज्यादा आएगा इसके ऊपर। अभी जब भी मैं तुम्हें कॉल बोलूँ ना, कॉल, तो याद रखना ऑप्शन टू परचेज। क्या? जब भी पुट बोलूँ तो ऑप्शन टू सेल। क्या? तो ये कॉल पुट याद रखना। अभी आगे मैं बोर्ड लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ उससे, बस कॉल और पुट का मतलब हमेशा याद रखना। कॉल मतलब ऑप्शन, और जब मैं ऑप्शन बोल रहा हूँ तो राइट नहीं, ऑब्लिगेशन नहीं है, ये ऑप्शन है, मेरी मर्जी है, खरीदूंगा खरीदूंगा, नहीं तो नहीं खरीदूंगा। ऑप्शन टू परचेज। और पुट का मतलब होता है ऑप्शन टू सेल। ठीक है, तो अब ये पहले तो याद रखना इन वर्ड का मतलब, कॉल और पुट बहुत काम आएगा आगे, पूरा मतलब इसके ऊपर बहुत चैप्टर्स तुम सीए फाइनल में पढ़ोगे। अब कॉल बॉन्ड, तो इसमें क्या होगा कॉलेबल बॉन्ड में कि मैंने एक बॉन्ड इशू किया, तो अब ऑप्शन टू परचेज है कॉल का मतलब, तो वो ऑप्शन टू परचेज तुम्हें कैसे मिल सकता है, तुमने तो परचेज ही किया है। तो अभी मैंने तुम्हें बॉन्ड दिया और मैं कह रहा हूं ये कॉलेबल बॉन्ड है, और कॉल का मतलब होता है ऑप्शन टू परचेज, तो मैंने तो परचेज ही किया है, अब तुम तो सेल करोगे ना, तुम्हें ऑप्शन मिलेगा तो सेल करने का मिलेगा, परचेज करने का थोड़ी, परचेज तो कर लिया तुमने, परचेज वाली चीज को वापस क्या परचेज करोगे। तो ये कॉलेबल बॉन्ड इशूअर के लिए है। इशूअर को ऑप्शन मिलता है कि वो अपने बॉन्ड को दोबारा परचेज कर सकता है इन्वेस्टर से मैच्योरिटी के पहले। क्या बोलो मेरे साथ, इशूअर को ऑप्शन मिलता है कि वो बॉन्ड को परचेज कर सकता है मैच्योरिटी के पहले। अब यूजुअली अगर मैं तुमसे मैच्योरिटी के पहले मांगूंगा तो मुझे प्रीमियम देना पड़ेगा। तो आज अगर मैंने तुम्हें कोई 150 रुपए का बॉन्ड दिया है और मैच्योरिटी है उसकी 5 साल बाद, बस मैं तुम्हें 2 साल बाद ही बोल रहा हूं कि लाओ मेरा बॉन्ड वापस दे दो, मैं परचेज कर रहा हूं, तो क्या तुम 150 में दे दोगे मुझे? 200 में ही दोगे, 300 में दोगे, प्रीमियम पे दोगे मतलब। तो नॉर्मली प्रीमियम तो होता है, लेकिन ऐसा डेफिनेशन में नहीं लिखा हो कि प्रीमियम पे होना चाहिए। डेफिनेशन तो ये है कि मेरे साथ रिपीट करना, कॉलेबल बॉन्ड इज अ बॉन्ड in which issuer gets an option to repurchase the bond from investor before maturity। before maturity याद रखना, ठीक है। देखो अब कॉलेबल बॉन्ड में एक कॉल ऑप्शन होता है जो इशूअर को ऑप्शन देता है कि वो रिडीम कर दे, मतलब रीपरचेज कर ले मैच्योरिटी के पहले। लेकिन जनरली ऐसा किस पे होता है? प्रीमियम पे। लेकिन ये डेफिनेशन में नहीं है, जनरली ऐसा होता है लेकिन ये डेफिनेशन में नहीं है। अब संजू सोच समझ के बता, पुट वाला बॉन्ड क्या होगा? पुट का मतलब होता है ऑप्शन टू सेल। सेल करने का, तो अब वो सेल करने का ऑप्शन होगा उसके पास, ऑप्शन नॉट ऑब्लिगेशन, उसकी मर्जी है। मैच्योरिटी पे उसको मिलते 150 रुपए, लेकिन वो आज ही आ गया मेरे पास, लो पकड़ो इसको, कहते हो मेरे 150 रुपए दो। मैंने कहा 5 साल का है ना बॉन्ड, नहीं रहा 5 साल आपके साथ, बेकार घटिया कंपनी आपकी, मेरे को तो अभी दो पैसे, तो मेरे को देने पड़ेंगे क्योंकि उसका ऑप्शन उसने एक्सरसाइज कर लिया। तो जब वो अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेगा तो राइट बन जाएगा, मेरे लिए ऑब्लिगेशन बन जाएगी। लेकिन ऑप्शन है, बार बार बोल रहा हूँ, हमारे सर ऐसे पढ़ाते थे हमें, ऑप्शन है ऑब्लिगेशन नहीं है, ऑप्शन है ऑब्लिगेशन नहीं है, बार बार बोलते थे वो चीज। आपकी मर्जी है, आपको खरीदना हो खरीदो, नहीं खरीदना मत खरीदो, ऑप्शन का यही तो मतलब होता है। तो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। अब पुट में क्या होगा कि आपके पास ऑप्शन है कि आपको अगर उसे रिडीम करना है तो आप कर सकते हो, आपके मतलब इन्वेस्टर के पास, इशूअर के पास नहीं। तो आप उसे सेल करना चाहो मैच्योरिटी के पहले सेल कर दो। अब मुझे आप बताओ, आप कब सेल करोगे? पैसे की जरूरत होगी या कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही होगी कि हम वो पैसा यहां से रिडीम करके कहीं और लगा दें, ठीक है। मतलब यहाँ से जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो हमें कम लग रहा है, मार्केट में और जगह पे भी इंटरेस्ट अच्छा मिल सकता है। ऑप्शन हो सकते हैं कोई भी। देखो पुट ऑप्शन में किसको मिलेगा? इन्वेस्टर। वहाँ किसको मिला था? इशूअर। थोड़ा ध्यान रखना इन चीज़ों का, इशूअर है यहाँ इन्वेस्टर है। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको कि आप कंपनी से पहले ही पैसे ले लो, ठीक है। गिव दी बॉन्ड, कंपनी को बॉन्ड दे दो और पैसे ले लो, ठीक है। इसको आप अपनी लैंग्वेज में कैसे लिखोगे? पुटेबल ऑप्शन इज ऑप्शन इन विच, बोलो मेरे साथ, इन्वेस्टर
हैज ए ऑप्शन टू रिडीम द बॉन्ड बिफोर मैच्योरिटी, ठीक है। और वहां इशूअर के पास होता है टू रिडीम द बॉन्ड बिफोर मैच्योरिटी। लेकिन वहां फर्क किसका आ गया, वहां इशूअर, क्योंकि इशूअर अगर खरीदेगा तो वो परचेज वाला ऑप्शन हो गया, और तुम अगर बेचोगे तो वो सेल वाला ऑप्शन हो गया। पुट का मतलब होता है ऑप्शन टू सेल, और कॉल का मतलब होता है ऑप्शन टू परचेज। तो ऑप्शन टू परचेज कंपनी को मिलेगा, ऑप्शन टू सेल इन्वेस्टर को मिलेगा। लेकिन दोनों में बात तो एक ही करी, दोनों में बात तो एक ही करी कि मैच्योरिटी के पहले मैंने बेचा तो तुमने खरीदा, तुमने बेचा तो मैंने खरीदा। लेकिन होला कब है ये, मैच्योरिटी के पहले। चलो आगे आता हूं। कुछ इंडियन और फॉरेन बॉन्ड्स की आज बात करेंगे, अलग अलग तरह के बॉन्ड है, सब में मैं कुछ ना कुछ स्पेशल बताऊंगा। प्लेन वनीला बॉन्ड पढ़ाऊं ना ये? अच्छा, नाम सुन के ऐसा तुम लोग ऐसा सोच रहे हो, ठीक है। बेटा तू तो वैसे भी पानी वानी पी लेता है इधर उधर जाके, ठीक है। तो बहुत मक्कार आदमी है। कल पार्टी में भी क्या होगा, तू तो है ना, आया था कार्तिक की पार्टी में? नहीं आया था? हुसैन भी नहीं आया था, और अयास। तो अलग अलग तरह के बॉन्ड, फॉरेन बॉन्ड्स की बात करते हैं तो इतना उदास क्यों हो जाता है एक हारने के बाद यार? इसको समझा, सहानुभूति दिया करो इसको। देखा नहीं फिर क्यों इतना उदास होती है? हाँ चिराग, ये अरे यार, oh my God. Half of me is gone. तो अब कुछ अलग अलग तरह के फॉरेन बॉन्ड से उसकी बात करते हैं। हाँ हमेशा ही बढ़िया मेरा तो। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, FCCB की बात करते हैं बेटा, ठीक है। ये वो बॉन्ड है जो आप लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इशू करते हो। उसमें इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, लेकिन मैच्योरिटी पे अमाउंट अच्छा मिलता है, ठीक है। FCCB में सब में कुछ ना कुछ नया आएगा। देखो सब में बॉन्ड है, तुमसे पैसे लेने, तुम्हें चुकाने। इशू एक कंपनी कर रही होगी, कोई इंडिविजुअल तो कर नहीं सकता, तो कंपनी बॉन्ड इशू कर रही होगी। अब वो गवर्नमेंट कंपनी होगी, नॉर्मल कंपनी होगी, लिस्टेड होगी, अनलिस्टेड होगी, बात अलग है, लेकिन होगी कंपनी। तो सब में नया 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 एक फीचर ऐड होता जाएगा। इसमें ये नया है, इसमें ये नया है, इसमें ये नया, वो नया वाली चीज याद रखना बस, बाकी तो सब वही होते हैं। तो इसमें नया क्या है, इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम होती है, ठीक है, लो कॉस्ट पे मिल जाता है आपको। लेकिन इसके अंदर रिस्क ये है कि इसकी जब रिडीम होती है तो आपको अच्छी पेमेंट करनी पड़ती है, हाई पेमेंट करनी पड़ती है। ये जीरो कूपन बॉन्ड की तरह हो गया, ठीक है। किसकी तरह हो गया? हम इंडिया में करें तो जीरो कूपन बॉन्ड, लेकिन ये मैं आपको कैटेगरी ऊपर चला गया, फॉरेन बॉन्ड की कैटेगरी पढ़ा रहा हूँ। ये मैं आपको कौन सी पढ़ा रहा हूँ? फॉरेन बॉन्ड की, ठीक है। तो ये फॉरेन बॉन्ड के अंदर उसको क्या बोलते हैं? FCC, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट, प्लेन वेनिला बॉन्ड। इसको प्लेन वेनिला क्यों बोला गया है? क्योंकि इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा फीचर मौजूद नहीं है। प्लेन वेनिला आइसक्रीम की तरह है ये। इसमें वही आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, रिडेम्पशन के टाइम पे, मैच्योरिटी के टाइम पे रीपेमेंट हो जाएगा, बस। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है प्लेन वेनिला। जैसे दो तरह के वोटिंग राइट होते थे ना, प्लेन वेनिला वाले में क्या होता था, एक होता थे प्लेन वोटिंग राइट और एक होता है DVR, डिफरेंशियल में कुछ अलग होता था। प्लेन में तो वही है, जैसे हर बंदे को एक एक वोट मिलेगा, तो यहाँ पे वोट करने का अधिकार मिलेगा। इशूअर क्या करता है, प्रिंसिपल भी पे करेगा, इंटरेस्ट भी पे करेगा। इट नॉट हैव एनी अदर ऑप्शंस, कोई दूसरे ऑप्शंस नहीं है, नॉर्मल होते हैं। तो इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है? प्लेन वेनिला। अब इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे अपन। कन्वर्टेबल FRN, कन्वर्टेबल फॉरेन रेट फ्लोटिंग रेट नोट्स। तो ये समझाने से पहले थोड़ा आपको फ्लोटिंग रेट के बारे में बताना पड़ेगा मुझे, फिर आगे भी रेफरेंस आएगा फ्लोटिंग का, तो सुन लो थोड़ा। मार्केट से हम जब भी लोन उठाते हैं तो उसका जो इंटरेस्ट होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है फिक्स्ड, एक होता है फ्लोटिंग। इसमें अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है तो 10 ही चलेगा,
अब आपका लोन का मेच्योरिटी 5 साल है, तो 5 साल तक आपको 10% से ही ब्याज भरना है, ना ये 8 होगा ना 12 होगा, 10 ही रहेगा। फ्लोटिंग में ऐसे होता है, तुमने कभी देखा हो, लोन वोन लिया हो, MCRN +2। तो इसमें क्या होता है, MCRN का मतलब होता है मार्जिनल कॉस्ट रिटर्न, नहीं मार्जिनल कॉस्ट रेट, और एक और N से कुछ होता है, मतलब ये MCRN बहुत बार यूज होता है। MCRN क्या होता है कि जैसे जैसे RBI अपनी रेपो रेट को गिराता है तो ये MCRN में भी चेंज आता है, और रेपो रेट को बढ़ाता है तो MCRN में भी चेंज आता है। तो बैंक आपसे जो ब्याज लेगी वो ये रेट जो फ्लेक्सिबल है +2% अपना कमीशन, क्योंकि वो जैसे अगर आज मान लो मार्केट में वो डिपॉजिट दे रही है, वो डिपॉजिट ले रही है आपसे बैंक, तो वो आपको ब्याज भी तो दे रही है, तो वो आपको ब्याज दे रही है, फिर जाके हम इन्वेस्टर जो हमसे लोन लेते हैं हम उससे ब्याज लेते हैं, तो हम उससे ब्याज लेंगे तो हमें पहले वहां भी देना पड़ेगा, क्योंकि बैंक के पास पैसा फ्री का थोड़ी है। तो आज जितना भी रेटों में वहां फ्लक्चुएशन हो रहा है उसके हिसाब से, रेपो रेट के हिसाब से वो रेट चेंज हो रही है। अब वो के वही रेट में तुमसे ले लूंगा ब्याज में, तो मेरे को क्या मिलेगा, ठीक है, तो इसीलिए मैं तुमसे 2% एक्स्ट्रा लूंगा। तो इस तरीके से फ्लोटिंग रेट डिसाइड होती है कि फ्लोटिंग रेट में भी एक अमाउंट तो फिक्स्ड होता ही है, जैसे ये 2% बिल्कुल फ्लोटिंग नहीं होता, 2% तो हमारा मार्जिन हम छोड़ के चलेंगे, बाकी जो RBI बोलेगा रेपो रेट कम कर दी, रेपो रेट बढ़ा दी, क्या RBI लाया था ये सिस्टम कि RBI जब भी रेपो रेट वगैरह कम करता है ना तो उसका बेनिफिट कंपनियों को तो मिलता ही नहीं था। RBI ये चाहता था कि कंपनियां लोन लेकर प्रोडक्शन करे, प्रोडक्शन करके क्या करे, इकोनॉमी को बढ़ाए, तो इसीलिए RBI क्या करता था, रेपो रेट को कम करता था। लेकिन जो भी कंपनियां लोन लेती थी उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो फिक्स ही रहता था, तो उनको तो वो बेनिफिट पास ऑन ही नहीं होता था रेपो रेट कम होने का, ठीक है। तो फिर RBI ने सोचा भैया हमें ये दूसरा सिस्टम भी निकालते हैं, तो तुम जब भी लोन दो, बैंकों को बोला, तो तुम हमेशा इन्वेस्टर को 2 ऑप्शन दो कि तुम रेट फिक्स रखोगे कि फ्लोटिंग रखोगे। अब जो समझता होगा वो फ्लोटिंग रख लेगा, इकोनॉमी को थोड़ा समझता होगा, और जो कंजर्व नेचर का होगा कि यार भैया क्या होगा क्या, तो फिक्स ही रखेगा कि 10 देना है, 10 से ही अपन अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे इस हिसाब से कि 10 तो दे ही सके, कल जाके 12 हो गया तो क्या करेंगे। लेकिन जिसको पता है आगे 12 नहीं होगा, 10 से कम ही होगा, वो फ्लोटिंग रखेगा। तो ये तो हुआ फिक्स्ड और फ्लोटिंग की बात। अभी मैंने समझाया नहीं बॉन्ड क्या है। अब ये फ्लोटिंग रेट नोट वाला जो बॉन्ड है, इसमें क्या होता है कि आपने फ्लोटिंग रेट वाला बॉन्ड खरीदा है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप उसे कभी भी फिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। हर चीज में नया बताऊंगा कुछ ना कुछ, तो नया याद रखना। तो फ्लोटिंग वाला क्या है, जिसमें इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएटिंग है, बट आपके पास ऑप्शन है कि आप उसे कभी भी फिक्स्ड वाले बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। देखो, गिवन एन होल्डर एन ऑप्शन टू कन्वर्ट इट इनटू अ लॉन्गर टर्म डेट सिक्योरिटी, मतलब आप लॉन्गर वाले में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो लॉन्गर वाला क्या होता है, फिक्स्ड वाला होता है। अगर आप फ्लोटिंग पे तो वही, तो फ्लोटिंग से कन्वर्ट करोगे तो फिक्स में ही जाओगे, तो फ्लोटिंग से आप फिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। फ्लोटिंग से आप फिक्स्ड में कन्वर्ट, ऐसा आप कब करोगे, जब इंटरेस्ट रेट फॉल हो रहा होगा, क्योंकि आपने तो बॉन्ड खरीदा है, आपने बॉन्ड खरीदा है। तो फ्लोटिंग वाले में जब रेपो रेट कम होगा तो फ्लोटिंग का इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा, और इंटरेस्ट रेट कम होने से आपको तो नुकसान होगा, क्योंकि आप तो इन्वेस्टर हो, तो आपको इंटरेस्ट कम मिल रहा है, तो आपको नुकसान हो रहा है। तो आप क्या करो, उसे फटाक से किस में कन्वर्ट करवा लो, फिक्स्ड में करवा लो। लेकिन ऐसा कब कर सकते हो, जब आपने इस तरह का बॉन्ड खरीदा होगा। कौन सा वाला, कन्वर्टेबल FRN। कौन सा वाला कितने पढ़ाया मैंने अभी तक आपको, 3। पहला क्या पढ़ाया, FCC, ये इशू होगा डिस्काउंट पे, रिडीम होगा हायर वैल्यू पे, इंटरेस्ट मिलेगा कम, ठीक है। दूसरा प्लेन वैनिला, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा फीचर नहीं है, हर साल आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा और रीपेमेंट पे आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा, रिडम्पशन के टाइम पे प्रिंसिपल मिल जाएगा। तीसरा कन्वर्टेबल FRN। FRN का मतलब होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो फ्लेक्सिबल मिलता है, जो रेपो रेट के हिसाब से क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है फ्लोटिंग वाले में। अब आपके पास अगर कन्वर्टेबल FRN है तो आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप अपने कन्वर्टेबल FRN को फिक्स्ड FRN में कन्वर्ट करवा लो। किसमें कन्वर्ट करा लो, फिक्स्ड में। और ऐसा आप कब करोगे, जब आप देख रहे हो कि लगातार मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होने से फ्लेक्सिबल में एक्सचेंज रेट, आप इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। और आप इन्वेस्टर के हिसाब से सोचो, आप इन्वेस्टर हो तो ऑप्शन तो आपको दिया गया है, कंपनी को थोड़ी दिया गया है। तो आप अपना ऑप्शन कब एक्सरसाइज करोगे, जब इंटरेस्ट लगातार कम हो रहा है, क्योंकि आपका रिटर्न लगातार कम हो रहा है। फिक्स में करवाने से कम उतना तो मिलेगा ही मिलेगा,
आगे आओ, ड्रॉप लॉक बॉन्ड, कौन सा? सब में एक एक नया आएगा। ड्रॉप लॉक सुनो, यहां देखो, ड्रॉप लॉक में क्या होगा, यहां पे कंपनी एक फिल्टर लगा देती है खुद ही कि अगर आपका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इतने से कम हो गया तो हम अपने आप उसे फिक्स बना देंगे, आपको लेने की जरूरत नहीं है। जैसे आज हमने फ्लोटिंग में 12 चल रहा है आज, अब कम से कम 8 तो मिलना ही चाहिए आपको, एफडी में भी 8 तो मिलता है, तो हमने ड्रॉप बॉक्स लगा दिया 8 पे। अब जैसे ही फ्लोटिंग रेट 12 से 11 हुआ, 10 हुआ, 9 हुआ और फिर 8 हुआ और फिर 7 हुआ, तो आपको कम से कम 8 तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इस पर हमने क्या लगा रखा है, ड्रॉप बॉक्स लगा रखा है। इसे इसका नाम दिया गया है ड्रॉप लॉक बॉन्ड। इसमें कम से कम आपको एक फिक्स रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उसके नीचे तो जाने ही नहीं देगी कंपनी, उतना तो आपको देगी देगी। जैसे म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में नुकसान हमेशा बहुत मिनिमम लेवल पे होता है, मतलब नुकसान होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, हर अलग अलग जगह पे पैसा लगा के रखते हैं, ठीक है। जहाँ लगता है कि भैया यहाँ से पैसा कम हो रहा है तो वो यहाँ से उठा के यहाँ डाल देंगे, यहाँ से उठा के यहाँ डाल देंगे। इन्वेस्टर को कम से कम नुकसान होता है इसमें, क्योंकि आपका पैसा 50 जगह पे लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी ये लोग ऐसा ही करते हैं कि आपका पैसा ऐसी ऐसी जगह पे लगाते हैं कि कम से कम आपको 8% 9% तो ब्याज मिले ही मिले, उससे नीचे तो जाए ही ना। इट इज ये भी एक तरह का फ्लोटिंग वाला है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फिक्स्ड में, जैसे ही रेट एक प्री डिटरमाइन लेवल के नीचे जाती है, जैसे ही रेट प्री डिटरमाइन। फॉर एग्जाम्पल इसका याद रखना कि आपने लिया था 12% वाला और हमने ड्रॉप लगा दिया कितने पे, 8 पे, तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट 7 होगी, मतलब 8 से कम होगी, तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फिक्स्ड में। और आपको फिक्स रेट जो 8 है वो तो कम से कम मिलेगी ही मिलेगी, तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। समझे राजा? कितने हो गए, 4 हो गए, 5वां, ठीक है। वेरिएबल रेट डिमांड ऑब्लिगेशन, अब इसमें एक नया क्या ऐड होगा कि इसमें आपने फ्लोटिंग वाला दे रखा था, लेकिन अब आपको ना तो फिक्स में कन्वर्ट कराना ना कुछ करना है, आपको तो अपने पैसे ही वापस चाहिए। बोला ऐसे क्या बॉन्ड लूँ यार साला जिसमें इतना ही रेट कम हो जाता है, अपन ने तो फ्लोटिंग इसलिए रखा था कि रेट बढ़े, इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन तो रेट बढ़ने की होती है, कम होने की थोड़ी होती है, तो लगातार कम ही होता जा रहा है। अब फिक्स में भी करवा लूंगा तो क्या होगा, मेरे नीले ऐसी कंपनी के साथ रिश्ते नाते ही नहीं रखने, पकड़ो पैसे दो मेरे को। तो अगर ये वेरिएबल वाला रख रखा है तो आपको पैसे ही वापस मिल जाएंगे मेच्योरिटी के भी पहले, लेकिन ये वाला होगा तो ठीक है। तो देखो नॉर्मल फ्लोटिंग रेट नॉर्मल मेच्योरिटी पे मिलती है, लेकिन इसके होल्डर को क्या होता है कि ही कैन सेल द ऑब्लिगेशन बैक टू द ट्रस्टी एट पार प्लस एक्रूड इंटरेस्ट। अभी तक का जो इंटरेस्ट है वो दे दो और जो मेरी पार वैल्यू है वो दे दो पहले ही, ठीक है। तो इसमें आपको एग्जिट रूट मिलता है, क्या मिलता है, इसीलिए ये मोर लिक्विड माना जाता है। क्या माना जाता है? अब आप मुझे बताओगे मेरे को तू बता प्राची, ये 5वें वाले में और पहले वाले में क्या फर्क था, एफसीसीबी में और इसमें? और एक और मेन है ना, यहाँ एग्जिट रूट मिल रहा है। प्रथम ये पुट ऑप्शन है कि कॉल ऑप्शन है? ये पुटेबल बॉन्ड है कि कॉलेबल बॉन्ड है? सवाल सही पूछ रहा हूं ना मैं। पुटेबल है कि कॉलेबल है? चांडक, तनिष्क, क्यों पुटेबल? ऑप्शन टू सेल है, और सेल कौन करता है? इन्वेस्टर, और वो भी कब कर रहा है? मैच्योरिटी के पहले, क्योंकि उसका फ्लोटिंग रेट वर्क नहीं कर रहा। ऐसा इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कब करता होगा ऑप्शन यूज, जब उसका फ्लोटिंग रेट नीचे ही जाता जा रहा है, तो उसको उस बॉन्ड में अपना अच्छा भविष्य नजर नहीं आ रहा कि इसको जितनी जल्दी निकाल सकते हो निकालो, बकवास चीजें। आगे आओ, यील्ड कर्व नोट YCN, इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। यील्ड कर्व नोट, यील्ड का मतलब रिटर्न होता है, आप सबको पता है।
अब जैसे सपोज करो कि कार्तिक ने मेरी कंपनी में एक 100 रुपये का बॉन्ड खरीदा जिसकी फेस वैल्यू 100 थी, खरीदा भी 100 में, फेस वैल्यू 100 थी, खरीदा भी 100 में, और उसका इंटरेस्ट रेट था 10%, तो ही इज अर्निंग 10 रुपीज़। अब लगातार मार्केट में क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट बढ़े और मुझे और फंड की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने और बॉन्ड इशू करे, लेकिन इस बार मुझे लगा कि 10% में कोई लेगा नहीं क्योंकि मार्केट में 12 तो हर कोई दे रहा है, तो मुझे भी 12 देना पड़ेगा, तो मैंने 12% पे वही बॉन्ड इशू कर दिया जो मैंने कार्तिक को दिया था। जहाँ कार्तिक को ये पता चला तो कार्तिक ने कहा तो बेबकवास चीज़ है यार, जो चीज़ पे मेरे को कंपनी 10 दे रही है उसी चीज़ पे मेरे बाद में आए वाले लोगों को ज़्यादा मिल रहा है। इट इज़ जस्ट लाइक कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय की तो सैलरी बढ़ी नहीं और फ्रेशर की बढ़ गई, ठीक है, तो जो नया एम्प्लॉय आया उसको तो हाई पे रिक्रूट कर रहे हो, और जो इतने सालों से शर्मा जी वर्मा जी काम कर रहे थे, रेखा मैडम राधा मैडम, उनका कुछ नहीं हुआ, ठीक है, तो भैया इनका ध्यान रखो यार, ठीक है। तो अब वहाँ एम्प्लॉय तो कुछ कर नहीं सकता, फरियाद ही कर सकता है, इसके बाद तो ऑप्शन है, इसने दे मारा बॉन्ड, इसे बेच दिया, और इसके जैसे जितने भी लोग थे उन्होंने बॉन्ड बेच दिया, क्योंकि उनको जब लग रहा है कि उसी बॉन्ड पे 12% मिल सकता है तो हम तो 12% पे आएंगे। तो जब ये लोग बॉन्ड बेचना शुरू करेंगे, ये स्टोरी बराबर समझना है इसको समझने के लिए, जब ये लोग सब कार्तिक और कार्तिक जैसे ऐसे हजारों लोग जब बॉन्ड बेचना शुरू करेंगे तो कंपनी के पास बॉन्ड का सप्लाई बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगा, मेरे पास आ गए बॉन्ड वापस, और मार्केट का रूल है सप्लाई बढ़ने से प्राइस कम हो जाती है, तो ये बॉन्ड का प्राइस धीरे धीरे फिर कम होने लगेगा। ये उतना कम होने लगेगा सप्लाई बढ़ने की वजह से, सप्लाई मेरे पास बढ़ेगा, तुम लोग बेचोगे तो मेरे पास सप्लाई बढ़ेगा बॉन्ड का, जब मेरे पास बॉन्ड का सप्लाई बढ़ेगा तो प्रकृति का नियम है कि सप्लाई बढ़ने से प्राइस कम होती है, प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ता है, लेकिन सप्लाई बढ़ने से प्राइस कम होता है। ये पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। सप्लाई को बेस बनाओगे तो इनवर्स रिलेशन है, प्राइस को बेस बनाओगे तो डायरेक्ट रिलेशन, फिर वहां डिमांड में उल्टा, प्राइस को बेस बनाओगे तो डिमांड के साथ रिलेशन इनवर्स है, डिमांड को बेस बनाओगे तो डायरेक्ट। तो तुम लोगों ने बॉन्ड बेचना मुझे शुरू कर दिया, मेरे पास सप्लाई बढ़ गया, अब सप्लाई बढ़ने से मैं क्या करूंगा, बॉन्ड का प्राइस कम कर दूं। ये तब तक चलेगा जब तक इस पे मिलने वाला यील्ड पुराने वाले बॉन्ड की यील्ड के बराबर ना हो जाए, और एक बार ये बराबर हो जाएगा मार्केट इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, उसके बाद मैं फिर 12 नहीं दूंगा, फिर मैं वापस 10 पे आ जाऊंगा। जब तक मैं 12 दूंगा, जब तक मेरे प्राइस के ऊपर जो 12% निकल रहा है, तुम्हारा जो 10% है, रेट तो अलग अलग है, लेकिन जब तुम उसको मार्केट प्राइस से डिवाइड करोगे तो यील्ड एकदम सेम आ जाएगी। जैसे तुम्हें पहले 10 मिल रहे थे 100 पे, और आज तुम्हें 12 जो मिल रहे हैं वो 100 पे नहीं मिल रहे, क्योंकि तुमने मेरी कंपनी में 100 रुपए नहीं लगाए, वो शेयर तो 80 का हो गया, 70 का हो गया, 50 का हो गया। तो ये तब तक चलेगा जब तक ये दोनों से यील्ड बराबर नहीं हो जाती, ठीक है, और फिर एक लेवल पे आके जब यील्ड बराबर हो जाएगी तो ये बेनिफिट आपको मिलना बंद हो जाएगा। तो अब यील्ड कर्व नोट क्या होते हैं कि इसमें आप, ये तो एक स्टोरी हुई ये समझाने के लिए, अब ये यील्ड कर्व नोट क्या होते हैं, ये एक ऐसे बॉन्ड होते हैं जिसमें आप ऐसी कंपनियों में निवेश करते हो जो आपको श्योरिटी देती है कि अगर यहां से आपका इंटरेस्ट रेट कम हुआ ना तो हम उन पैसे को ऐसी जगह पे लगाएंगे जहां से आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ भी जाएगा। तो आर्बिट्रेज प्रोसेस वर्क करेगा और इसमें आपको एक मिनिमम रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा, हम आपका नुकसान होने ही नहीं देंगे। आज आपने अगर लगा दिया कार्तिक ने, तो कार्तिक ये सोच रहा है ना कि यहाँ पे मेरे को 10% मिल रहा है और यही बॉन्ड पे दूसरे लगा रहे तो उनको 12 मिल रहा है, ठीक है, तो मैं भी बेच दूं और बेच के मैं उधर लगा दूं, तो ये काम तुम मत करो, एक आध खुद कंपनी कर लेगी। कंपनी तुम्हारे पैसे को ऐसे तरीके से यूटिलाइज करेगी, ऐसे यील्ड बॉन्ड उन्होंने खरीद रखे हैं कि वहां से उनको रिटर्न ज़्यादा आता रहेगा और वो तुम्हें भी पास ऑन करती रहेगी। फिर जब यहाँ पे ये बराबर हो जाएगा तो फिर तुम्हारा और उनका बराबर हो गया, अब तुम्हें तो अकड़ेगा नहीं। अब जब सबको 10 मिल रहा होता तो थोड़ी कार्तिक बेचने की बात करता, तो सबको 12 मिल रहा है, इसको 10 मिल रहा है तो उसको अकड़ रहा है। तो जब सबको भी 10 मिलने लगेगा या इसको भी 12 मिलने लगेगा तब ये यील्ड कर्व अपना काम करना बंद कर देंगे। तो इसमें एक ऐसा बेनिफिट मिलता है आपको कि जब आप ऐसी सिक्योरिटी खरीद लेते हो जिस पर रिटर्न आपको कम मिल रहा है लेकिन बाद में उसी सिक्योरिटी पे रिटर्न ज्यादा मिलता है, तो आपको भी ज्यादा मिलने लगेगा कि कंपनी आपके लिए ऐसी व्यवस्था करके रखती है। अब ये कैसे वर्क करता है इसके ऊपर पूरा प्रोसेस है, सीए फाइनल में पढ़ोगे। तो अभी जितना आपके लेवल का था उतना मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो पूरा चैप्टर है इसके ऊपर और इसके अंदर आर्बिट्रेज प्रोसेस होता है, म्यूचुअल फंड से लिंक करती है ये चीज़ बहुत हद तक, यील्ड कर्व बॉन्ड, ठीक है, बहुत बढ़िया चीज़ होती है, सेफ एंड सिक्योर होता है। तो इट इज अ स्ट्रक्चर्ड डेब्ट सिक्योरिटी, इन दिस यील्ड इंक्रीजेस व्हेन इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन। बाकी के लिए इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन हो रहा था
क्योंकि दूसरों को 12 मिल रहा था, आपको तो 10 ही मिल रहा था, फिर भी आपका यील्ड बढ़ेगा, आपका यील्ड बढ़ेगा। और इसमें यील्ड डिक्रीज होगा जब इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। उल्टा भी इफेक्ट आएगा, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तब आपका यील्ड कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप हेजिंग करते हो। हेजिंग आपको 12th में पढ़ाया था, एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी होती है जिसमें आप अपनी रिस्क को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हो। हेजिंग किसको बोलते हैं, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, जिसमें आप अपने लॉस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हो कि आपका लॉस कम से कम हो, जीरो तो नहीं हो सकता लेकिन लॉस कम से कम हो। इस तरह के बॉन्ड में मिलता है ये बेनिफिट आपको, यील्ड कर्व बॉन्ड। नेक्स्ट यूरो बॉन्ड। अब ये यूरो बॉन्ड जो है, नाम से लग रहा होगा कि ये यूरोपियन करेंसी में होंगे या यूरोपियन कंट्री में होंगे, तो इसके नाम से इसके मतलब का कोई लेना देना नहीं है, ये चीज अलग है बिल्कुल। नाम से, इससे यूरो से तो कोई लेना देना ही नहीं है इसका। अब ये बॉन्ड क्या होता है, इसको भी एक एग्जांपल से समझेंगे। एक यूएसए की कंपनी इंडिया आई और उसने इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाला। सरकार मैन्युफैक्चरिंग पे अच्छा इंसेंटिव दे रही थी तो उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने यहाँ आके मैन्युफैक्चरिंग में प्लांट डाला। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करने के लिए हमें लोकल करेंसी चाहिए, लोकल करेंसी हमारे पास इंडिया में है नहीं। यूएसए की कंट्री है तो यूएसए की कंपनी है तो इंडिया में पैसा कहाँ से होगा, तो या तो लोन ले। तो बैंकों के पास गए तो बैंकों ने कहा आप कौन हो, बोला हम यूएसए में इतने बड़े हैं वो है, तो वहीं जाओ, ठीक है। तो बोला भाई हमें लोन दो, हम यहाँ पे काम करने आए, मोदी जी ने बुलाया, ठीक है। बोला हम तुम्हें नहीं जानते, तुम्हारी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी नहीं है, तुम्हारा प्रोफाइल देख के हमें तो नहीं लग रहा तुम लोन चुका पाओगे। तो जब बैंक ने ही लोन देने से मना कर दिया, जो सबसे पहले मरी पड़ी रहती है, तो मैं शेयर तो किस मुंह से इशू करूँ, तो शेयर तो कोई वैसे ही नहीं लेगा, ठीक है। तो बैंक ही नहीं दे रही है मेरे को पैसा, तो लेकिन मेरे को इंडिया में प्लांट तो डालना है और करेंसी लोकल ही चाहिए, क्योंकि प्लांट डाल रहा हूँ मैं। ऐसा थोड़ी है कि भाई मैं वहाँ से कुछ डॉलर भेज दूँ और फिर रिटर्न आता रहे, मैं तो प्लांट ही डाल रहा हूँ, मशीनें चाहिए, लेबरों को सैलरी देनी पड़ेगी, रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, सब कुछ इंडियन करेंसी में चाहिए, डॉलर से काम नहीं चलेगा। तो मैंने सोचा, स्टोरी बराबर सुनना, मैंने सोचा कनाडा चलते, कनाडा में बहुत सारे इंडियन हैं और कनाडा में मेरी भी कंपनी है, यूएस है तो कनाडा से लिंक्ड ही है, तो अपना भी एक बहुत बड़ा नाम है कनाडा में, इंडिया में तो नहीं है इतना। तो अपन ने कनाडा में एक यूरो बॉन्ड इशू किया, जिसमें हमने कहा कि जितने भी इंडियंस रहते हैं या कोई दूसरे भी रहते हैं, वो यहाँ पे हमारा ये बॉन्ड खरीदो, पैसे हमें रुपीज में चाहिए, वी वांट इंडियन करेंसी। और क्योंकि कनाडा के थे तो उनके पास होगा इंडियन करेंसी, क्योंकि वहाँ की एक बहुत बड़ी इंडियन कम्युनिटी है, तो मुझे लगा कि उनका पास इंडियन करेंसी होगा और वो बॉन्ड में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, फाइनेंशियली साउंड भी है। तो मैंने अपना बॉन्ड इशू करा कनाडा में, मैं हूं किसी कंट्री का, करा मैंने किसी कंट्री में, करा मैंने किसी करेंसी में, 3 लोग इन्वॉल्व हो गए। हूं मैं यूएसए का, बॉन्ड मैंने दिया कनाडा में और पैसे मैंने लिए रुपीज में। तो अब ये बॉन्ड का नेचर जो है ये कहलाएगा यूरो बॉन्ड। तो अब ये स्टोरी के बाद डेफिनेशन पे आता हूं। यूरो बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जो इशू होते हैं दूसरी कंट्री में, लेकिन इशू होते हैं दूसरी करेंसी में, उस कंट्री की करेंसी में नहीं। कनाडा में तो डॉलर चलता है, लेकिन वो डॉलर में इशू नहीं हो रहे, किस में इशू हो रहे हैं, रुपीज में। इसे यूरो बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और फिर बोलूंगा इसका नाम से इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ भाई तुम्हें समझ में आ रहा है ना, ज्यादा हैवी तो नहीं हो रहा है ना, हाँ जा रहा है ना, अंदर जा रहा है ना सब। चलो, यूरो बॉन्ड आर दोज बॉन्ड which are traded in a country using a currency other than the one in which the bond is denominated. ठीक है, तो यहां पे एक सर्टेन करेंसी हम इशू करते हैं बट ऑपरेट आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक दैट इशू दैट करेंसी। मतलब हमारा जो जुरिस्डिक्शन है वो यूएसए है, हम वहां के बाहर जाके इशू कर रहे हैं। अब वो वहां जाके मैं इंडिया में इशू करता तो फिर मेरे एग्जांपल को मैंने ऐसे क्यों रोटेट किया, क्योंकि इंडिया में इशू करता और रुपए ही लेता तो फिर भी ये यूरो बॉन्ड नहीं होता, क्योंकि इंडिया में तो रुपये ही चलता है। इसीलिए मैंने इसको ऐसे एग्जांपल बनाया कि मैं आया इंडिया में मेरे को जरूरत थी रुपीस की, लेकिन मेरे को यहां से रुपीस मिला नहीं, तो मैं गया कनाडा। अब मैं यूएसए जाता तो वहां पे भी मुझे रुपीस नहीं मिलता, रुपए यूएसए की तो मैं कंपनी हूं, तो वहां तो मेरे को डॉलर में इशू करने पड़ते। तो मैंने इस एग्जाम्पल को ऐसे बनाया कि आप गए कनाडा, जहां पे आपको मिल गए इंडियंस और उन्होंने दे दिए रुपीस, और वो रुपीस आ गए इंडिया में और आपका काम स्टार्ट हो गया। तो ये बहुत सारी कंपनियां इसी तरीके से इशू करती है। इसके कुछ अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम है, नाम भी याद रखना तुम लोग। यूरो करेंसी के दूसरे नाम, इसको
यूएस में यांकी बॉन्ड्स बोलते हैं, यांकी बॉन्ड्स, जापान में समुराई और यूके में बुलडॉग। ठीक है, ये कुछ नाम है इसके, कहाँ है? ठीक है, तो ये लिख लो तुम, इनको क्या बोलते हैं? क्या क्या बोला मैंने? जापान में तो इसको क्या बोलते हैं? समुराई। ठीक है, ठीक है, और यूएस में इसको बोलते हैं यांकी, और यूके में इसको बोलते हैं क्या बोला मैंने? बुलडॉग। कहीं नेचर सबका एक जैसा ही है। हाँ, यांकी, YANKEE, योगेश, योगी बॉन्ड। आ गया हो भाई, आ गया हो, ये यूरो बॉन्ड हो गए तुम्हारे। ये इसमें लिखा हुआ भी है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द टर्म नथिंग टू डू विद द यूरो। मतलब ये जो यूरो लिखा हुआ है इसका इससे कोई मतलब, यूरो इज जस्ट अ प्रीफिक्स, ऐसे ही यूज की गई है। जैसे यांकी का कोई मतलब नहीं है, कल पूछ लो तुम, समुराई का भी कोई मतलब नहीं है, ये उन्होंने अपने देश में नाम ले रखे हैं। ठीक है, तो पहली बार यहां से साबित होता है कि नाम में कुछ नहीं रखा। अच्छा यूं, अब इंडिया के बॉन्ड पढ़ लेते हैं, जो सिंपल है, इसमें 2-3 ही है। मसाला बॉन्ड कौन से होते हैं? जैसे हमारे प्लेन वेनिला थे यूएसए वाले, तो हमारे यहाँ तो असली मसाले सच MDH MDA। इसमें हम इंडिया के बाहर बॉन्ड इशू करेंगे, बस इतना है, और करेंसी इंडिया की लेंगे, करेंगे इंडिया के बाहर, और करेंसी ये फॉरेन कंपनी इशू नहीं करेगी, इंडियन कंपनी इशू करेगी। तो इंडियन कंपनी इशू करे तो उसे नाम दिया गया है मसाला बॉन्ड। इसमें एक एग्जांपल दे रखा होगा NTPC का, ये NTPC, ये 2016 में इन्होंने 2000 करोड़ के मसाला बॉन्ड इशू करे थे। उस टाइम पे बहुत चर्चा में आई थी ये चीज़ कि हमने इंडियन कंपनी के बॉन्ड बाहर बिके, वो भी इतनी बड़ी मात्रा में, 2000 करोड़ के हमारे पास मसाला बॉन्ड उस समय इशू हुए थे। ये नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो बहुत बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर करना था उस समय पे, उन्होंने 2000 करोड़ के मसाला बॉन्ड इशू करे थे। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बहुत अच्छा इंटरेस्ट दिखाया था इंडिया के बॉन्ड्स में। ठीक है, उस समय का हॉट फेवरेट टॉपिक था ये। तो मसाला मीन्स अ बॉन्ड विच इज इंडियन नेम यूज फॉर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड। ये किस डिनोमिनेशन में होंगे? रुपी में। और कॉर्पोरेट बोर्ड्स कैन सेल टू इन्वेस्टर्स इन ओवरसीज मार्केट, आप ओवरसीज मार्केट में खरीदें। ठीक है, इसमें UAE में, दुबई में, सिंगापुर में, कनाडा में, सब जगह से हम लोगों ने 2000 करोड़ बॉन्ड से इशू करा था, मसाला बॉन्ड से, NTPC में। फिर इंडिया की भी बहुत सारी, रिलायंस वगैरह तो करती ही रहती है। ठीक है, फॉरेन फंडिंग इसी तरीके से आती है। अब मेरे को आर्ची आइए कि आर्ची, मसाला बॉन्ड में और यूरो बॉन्ड में क्या फर्क है? तो बोल हुसैन, कौन से? यूरो बॉन्ड इंडिया में हो रहे थे? ढंग से बोलो, ढंग से बोलो। तू बोल भाई देव, तू बोल। डिफरेंस समझा मुझे दोनों में, यूरो में और मसाला में। यहाँ पे भी यही हो रहा है, किसी और कंट्री में कर रहे हैं, डिनोमिनेशन रुपी है तो उसकी कंट्री का डिनोमिनेशन नहीं है। ये इंडियन कंपनी इशू कर रही है भाई, वो फॉरेन कंपनी इशू कर रही थी। पूरा एग्जांपल दिया तुम लोगों को, वो तो यूएसए ही कंपनी थी। तो मसाला बॉन्ड तो इंडियन कंपनी इशू करेगी रुपीज में, और करेगी ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्ट इंडिया। वो करेगा ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्ट इंडिया, एक्सेप्ट होम करेंसी, एक्सेप्ट इंडिया, एक्सेप्ट होम कंट्री, और फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और वो भी होगा इंडियन डिनोमिनेशन में, रुपीज में, और ये भी होगा इंडियन रुपीज में। वहां पे करने वाली होगी फॉरेन कंपनी, यहाँ करने वाली होगी इंडियन कंपनी। बराबर यार, एक एक चीज याद रखो तुम लोग। अब ये तो बिल्कुल सिंपल है, म्युनिसिपल बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड। म्युनिसिपल बॉन्ड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इशू करती है, ये भी इंडिया के बाहर इशू होते हैं सारे। ठीक है, इसमें अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने म्युनिसिपल बॉन्ड इशू किया था, एशिया में 100 करोड़ रुपए रेस किए थे। ये उस समय की हेडलाइन बना था, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बॉन्ड कोई लेता वेता नहीं है, क्योंकि हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को तो हम ही लोग ढंग से नहीं जानते। ठीक है, नगर निगम को कौन कितना लोग जानता है, कितनी क्रेडिबिलिटी होती है उनकी।
तो वो क्रेडिबिलिटी वहाँ बनेगी क्या कोई फॉरेन में कि वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इशू करे। लेकिन अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, बीएमसी है तुम्हारी उधर की, बॉम्बे की, ठीक है, इधर दिल्ली की है, ठीक है, एमसीडी, दिल्ली में एमसीडी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, इनका फिर भी एक थोड़ा वर्चस्व है। एक हैदराबाद की है, उनका भी बहुत बड़ा है। तो ये चार पांच जिन सिटीज के मैंने नाम लिए, इनके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस बहुत बड़े हैं, जिसमें बीएमसी तो बहुत तगड़ा है। मैंने इतना तक सुना है कि वहाँ के बीएमसी में जब इलेक्शंस होते हैं, बीएमसी के इलेक्शंस, वार्ड के इलेक्शन जो अपने यहाँ भी होते हैं जैसे वार्ड के इलेक्शन, तो वहाँ पे वार्ड के इलेक्शंस के टिकट लेने के लिए जो वार्ड के लोग होते हैं वो करोड़ों रुपए की रिश्वत देते हैं। इतनी तो वो लोग एमएलए बनने के लिए और एमपी बनने के लिए उत्सुक नहीं होते, इतना उन लोगों को वो वार्ड जीतना होता है। क्योंकि बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बहुत पैसा है, बहुत अंधी पैसा है, वो खर्च भी करते हैं फिर वैसा, ठीक है, लेकिन बहुत पैसा है। तो वहाँ का अगर आप मेंबर बन रहे हो बीएमसी का, तो और वहाँ के चुनाव, मतलब जैसे अभी लोकसभा इलेक्शन और कैसे प्रचार प्रसार होता है, इस तरह का प्रचार होता है वहाँ पे। अपने यहाँ तो वार्ड इलेक्शन कब होके कब चले जाते हैं इतना पता भी नहीं चलता। ठीक है, कुछ 4-5 हैदराबाद, वहाँ की भी बहुत महंगी है, ठीक है, हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो इन लोगों का पैसा होता है खूब सारा, फिर ये प्रोजेक्ट भी वैसे वैसे करते हैं, ठीक है, इनके वार्ड भी वैसे डेवलप होते हैं। फिर अपने यहाँ तो नाली बनाने तक सीमित है बस, ठीक है, नाली निकाल देंगे और 5 साल बाद आएंगे, नाली निकाली थी हमने, एक बार और दे दो 2 नाली निकाल देंगे, ठीक है। तो इन्होंने इशू करे थे, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 100 करोड़ रुपए का, और 100 करोड़ रुपए की फॉरेन फंडिंग हुई थी। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इशू कर रही है तो म्युनिसिपल बॉन्ड हो गया। और अब गवर्नमेंट बॉन्ड, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इशू कर रही है तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया। लेकिन ये सारे गवर्नमेंट बॉन्ड याद रखना इंडिया के बाहर इशू हो रहे हैं। कर रही है कौन? इंडिया की कंपनी। अब मेरी बात सुनो, बस तो हो ही गया। अब ये इतना निबरा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के नाम दे रखे इसने बस, कि इन लोगों से भी आप पैसे ले सकते हो। इसमें अंदर कुछ भी नहीं बता रखा, सब पैसे ही देने का काम करते हैं, तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो मैंने बताया था, जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करे और पब्लिक को मनी लैंड करे, दोनों फंक्शन परफॉर्म करे, वो बैंक है। और जो दोनों फंक्शन परफॉर्म ना करे, एक फंक्शन परफॉर्म करे, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये दोनों में से एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, या तो लैंडिंग ऑफ मनी या डिपॉजिट। तो डिपॉजिट तो होगा नहीं, मैं तो लैंडिंग पढ़ा रहा हूँ, तो ये सब लैंडिंग वाले हैं, ये सब लैंड करते हैं मनी, लेकिन ये बैंक नहीं है। लेकिन इनमें से कुछ को बैंक का दर्जा दे दिया गया, ये बैंक में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, और ये भी बैंक में कन्वर्ट हो गया, आईसीआईसीआई। पहले ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, तो इनके नाम याद रखना, एक एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि ये पहले क्या थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बाद में ये बैंक में कन्वर्ट हो गए। और आईसीआईसीआई बैंक तो कितना बड़ा बैंक बन गया, ठीक है। मैं तुम्हें फाइनेंसिंग पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें अपन ने सबसे ज्यादा जो आज चर्चा करी वो बॉन्ड्स के ऊपर करी। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर्स, एक सिंपल था, जो भी बताया उसमें कुछ भी नया नहीं बताया। 1-2 पॉइंट ऐसे होंगे जो तुमने पहले नहीं सुने होंगे और आज मेरे मुंह से पहली बार सुने, बस, ज्यादा कुछ नहीं। कमर्शियल बैंक काट दो, कमर्शियल बैंक से अपन लोन लेते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। इसमें ब्रिज फाइनेंस, एक छोटी सी चीज सुन लो, बाकी मैं वेंचर से कल पढ़ाऊंगा तुम्हें। ब्रिज फाइनेंस, कमर्शियल बैंक से पैसे लेते हैं, इसमें ये समझा रखा है कि कमर्शियल बैंक से भी आप फाइनेंस ले सकते हो, लॉन्ग टर्म बेसिस पे, शॉर्ट टर्म बेसिस पे, मीडियम टर्म बेसिस पे। तो ये तो क्या है, ठीक है, नॉर्मल है। इसमें ब्रिज फाइनेंस सुन लो क्या होता है। देखो, कई बार जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो कमर्शियल बैंक से पैसे तो ले लेती है, लेकिन लोन का डिसबर्समेंट होने में समय लगता है थोड़ा बहुत। तो जितना समय लगता है उतने समय के लिए हम फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लेते हैं, ताकि जब वो पैसा आएगा तो आपको चुका देंगे, ताकि हमारा प्रोजेक्ट डिले ना हो, काम हमारा टाइम पे स्टार्ट हो जाए। इसको ब्रिज फाइनेंसिंग बोलते हैं। तो एक नंबर में आ जाए तो याद रखना। तो ब्रिज फाइनेंसिंग क्या है? व्हेन कंपनी ऑब्टेन क्रेडिट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस एंड इट हैज टू बी रीपेड व्हेन long term finance which they had applied earlier from any bank or any commercial bank or financial institution has to be repaid, ठीक है। तो जो हमारा उस समय जब हमने पैसा लिया होता है वो आ जाएगा, तो ये वाला पैसा हम चुका देंगे। तो आज जो हमने ये पैसा लिया है ये ब्रिज फाइनेंसिंग कहलाता है। ब्रिज नाम से ही पता चल रहा है तुम्हें कि ये ब्रिज क्यों बनाया गया है, ताकि जब तक वहां से पैसा आएगा तब तक हम ये पैसा कहीं लगा देते हैं, ताकि हमारा प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा, और वहां से तो आ ही जाएगा, तो फिर वो हम आपको दे देंगे। जैसे मैंने कोई लोन के लिए अप्लाई किया, 5 लाख का लोन है,
लेकिन मेरे को 5 लाख रुपए आज ही इसको देने, अब लोन आने में अभी 20 दिन लगेंगे। तो मैंने लवीना से बोला 20 दिन के लिए मेरे को 5 लाख रुपए दे दे, मेरे पास आने ही वाले हैं बस पैसे, ये मेरा लोन वोन सब प्रोसेस हो चुका है, एप्लीकेशन वगैरह सब पे टिक विक साइन वाइन सब है, बस जो बैंक की फॉर्मेलिटी में टाइम लगता है उतना ही लगेगा, लेकिन ये मेरी जान खा रही है तो मेरे को अभी दे दे। तो मैंने अभी इससे लेके दे दिया, तो ये ब्रिज फाइनेंसिंग हुआ, पैसा आएगा मैं 20 दिन के अंदर अंदर इसको वापस दे दूंगा। टिक कर लो। Bridge finance means loan taken by company normally from commercial bank for a short period because of pending disbursement of loan sanctioned by financial institution। याद रखना ब्रिज फाइनेंसिंग तभी होगी जब आपका उधर वाला लोन सैंक्शन हो चुका है, डिसबर्स नहीं हुआ। बोलो मेरे साथ, वापस बोलो, सैंक्शन हो चुका है। अगर सैंक्शन होना बाकी है तो ये मेरे को कभी नहीं देगी, क्योंकि ये बिना सिक्योरिटी के मिलता है। तो अगर कल वहां से पैसा नहीं आया तो वो लग जाएगी, और इसने तो एकदम शॉर्ट पीरियड के लिए दिया है, 15-20 दिन के लिए, इसको तो जरूरत है पैसों की, और इसने तो इतनी फॉर्मेलिटी भी नहीं करी, एक झटके में दे दिया। तो ये तभी देगी जब सैंक्शन हो चुका है। एक एक चीज क्लियर है आज के लेक्चर की, समझ में आ गया सब चीजें। कल आएंगे, थोड़ा रिवाइज करेंगे और वेंचर कैपिटल से शुरू करेंगे। बंद कर दो भाई इसको। चुन्नू, हाँ बेटा।